भाई कैसे हैं आप लोग? सबको राम राम बेटा। कैसे हैं आप लोग सब? एक बार सभी को मेरी तरफ से राम राम। आपको खूब सारा आशीर्वाद साथियों। चले बेटा आप लोग। देखिए, राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों की आप लोगों की क्लास नंबर 4 है, और जिस तरीके से हमारे सामने एक चैलेंजिंग विषय बना हुआ है कि सर 40% कैसे लाया जाए, मूल किताबों का अध्ययन कैसे किया जाए। मैं हमेशा इस बात का आप लोगों का विरोधी रहा हूँ, आज भी मैं विरोध कर रहा हूँ कि कमी हमारे अंदर है, कमी भर्ती करने वाली एजेंसी के अंदर नहीं है। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ये आप लोगों को एक अनुभव के आधार पर ही आप लोग तय कर पाएंगे कि आप लोगों के लिए क्या जरूरी है। और आज के इस दौर में किताबों का इतना सारा भंडार आ चुका है, इतनी सारी कोचिंगें हो चुकी है कि विद्यार्थी अपना निर्णय नहीं ले पा रहा है कि मैं कहाँ जाऊं, और वो भंवर जाल में कहीं न कहीं फंस जाता है। मैं आगे लेके चल रहा हूँ। मेरे से कहीं भी किसी विद्यार्थी को दिक्कत हो पढ़ाने में या कोई और समस्या हो तो डायरेक्टली आप लोग मुझे बता सकते हैं, क्योंकि जब सिलेबस हो जाएगा, क्लास हो जाएगी, सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर हमारे पास कहने को कुछ बचता नहीं है। इसलिए मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग कहीं भी अगर हम लोगों से चूक होती है कि सर ये और कर लीजिए, आप लोग अपना बेस्ट हो जाएगा, तो आप बेटा मुझे जरूर समय रहते हुए आप लोग अवगत कराएं, ताकि हम लोग अपने आप में सुधार कर सके। तो आप लोगों का मोस्ट वेलकम है, स्वागत है आप लोगों का स्वतंत्रता सेनानी क्लास नंबर 4। और हम लोग बात करेंगे इसमें साथियों विजय सिंह पथिक से शुरुआत करेंगे। जरा देखिए, विजय सिंह पथिक में बहुत लंबा है और मैं इतना आसानी से याद करवाऊंगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। पहले गीत सुनिए मजेदार, कुछ समझ आए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है। जरा सुनिए। बुलंद हौसले वाला था, उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। बुलंद हौसले वाला था, उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। 18 कम 1900 में जन्मा, 1854 में मृत्यु हुई। इंदर के हमीर का भूप था, विजय सिंह पथिक तो कमल का फूल था। 1907 में सच्ची रास लेकर आया, खुद को टोडगढ़ जेल अजमेर पाया। फिरोजपुर षड्यंत्र का शिकार था, फिरोजपुर षड्यंत्र का शिकार था, फिर भी वो राजस्थान का शेर था। 1916 में विजोले किसान आंदोलन को सफल बना गया। 1917 में ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन कर गया, मन्ना लाल पटेल को सरपंच बना गया। गणेश शंकर विद्यार्थी को कानपुर चांदी की राखी भेज गया। खबर को प्रताप नामक समाचार पत्र में छपवा गया। 1927 में बिजोलिया किसान आंदोलन से अलग हो गए। 1930 में पूर्णतः अलग, और 1954 में अजमेर में इनका निधन हुआ। ये मैंने समस्त आप लोगों को विजय सिंह पथिक के मैटर मैंने आपको कुछ लाइनों में व्यक्त किया है, जरा सुनिए आप लोग। बुलंद हौसले वाला था, उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। जरा सुनिए, बुलंद हौसले वाला था, बुलंद हौसला वाला था, उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। यानी इनका जो जन्म हुआ है वो बुलंद शहर में हुआ है। कहां हुआ है? बुलंद शहर में इनका जन्म हुआ है। बुलंद शहर यूपी में। बुलंद हौसले वाला था, उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। 18 कम 1900 में जन्मा। इसका मतलब 18 कम 1900 में से हम 18 कम करेंगे तो हमारे पास 1882 आएंगे। और 1954 में इनकी मृत्यु हुई, यानी 1954 में इनका क्या हो गया? निधन हो गया। तो मैंने क्या बोला था? 18 कम 1900 में जन्मा, 1854 में मृत्यु हुई। समझिए आप लोग, 18 कम 1900 में जन्मा, यानी ये जो लाइन है हमारी 1900 माइनस में 18 है, ये मैंने बोला था। और यहां पे 1954 मैंने बोला था, याद हो गया कि बुलंद हौसले वाला था, उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। 18 कम 1900 में जन्मा, 1854 में मृत्यु हुई। इंदर के हमीर का भूप था, विजय सिंह पथिक तो कमल का फूल था। यानी इनके दादा का नाम इंदर सिंह था। इंदर सिंह इनके दादा हो गए। इंदर के हमीर का भूप था, यानी पिता का नाम इनका हमीर गुजर हो गया। इंदर के हमीर का भूप था, यानी इनका बचपन का नाम है वो भूप सिंह हो गया, है ना। इंदर के हमीर का भूप था, ये ध्यान रखें आप लोग। विजय सिंह पथिक इनका बदला हुआ नाम होगा, विजय सिंह पथिक इनका बदला हुआ नाम होगा। इंदर के अमीर का भूप था, विजय सिंह पथिक तो कमल का फूल था, यानी मां का नाम कमला हो गया। किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत? 1854 में जन्मे, 18 कम आप लोगों के बुलंद हौसले वाले थे, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। बुलंद हौसले वाले थे, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे।
18 कम 1900 में जन्मे, 1854 मृत्यु हुई। इंदर के हमीर का भूप था, विजय सिंह पथिक तो कमल का फूल था। इंदर के हमीर का भूप था, विजय सिंह पथिक तो कमल का फूल था। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर। सामान्य परिचय हो गया। बुलंदशहर गुठावाली उत्तर प्रदेश के, 1882 में जन्मे, निधन 1954 अजमेर में हुआ। दादा का नाम इंदर सिंह, पिता का नाम अमीर सिंह, मां का नाम कमला, मूल नाम भूप सिंह, बदला हुआ नाम विजय सिंह पथिक। 1907 में यहां सचिंद्रनाथ सान्याल और रास बिहारी बोस के संपर्क में आते हैं। क्या मेरी बात को समझ गए? कोई दिक्कत? अब देखो, बुलंद हौसले वाला था, उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। बुलंद हौसले वाला था, उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। 18 कम 1900 में जन्मे, 1854 में निधन हुआ, है ना। इंदर के हमीर का भूप था, विजय सिंह पथिक तो कमल का फूल था। विजय सिंह पथिक तो कमल का फूल था। समझ गए आप लोग? अब देखिए 1907 में, 1907 पे पीछे की लाइन तो बोलने की जरूरत नहीं है ना आप लोगों को। बुलंद हौसले वाला था, उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, 18 कम 1900 में जन्मे, 1854 में मृत्यु। इंदर के हमीर का भूप था, विजय सिंह पथिक तो कमल का फूल था। अब आगे बढ़ा रहा हूं। 1907 में सच्ची रास लेकर आया। 1907 में सच्ची रास लेकर राजस्थान आया। यानी एक तो हमारे पास में सचिंदर नंद सान्याल, सचिंदर सान्याल, सचिंदर सान्याल हो गया, सच्ची रास लेकर आया। दूसरा नाम हमारा रास बिहारी बोस हो गया। क्या नाम हो गया? रास बिहारी बोस हो गया। तो हमारे पास में सचिंदर सान्याल और रास बिहारी बोस, ये कब आप लोगों के? 1907 में। 1907 में सच्ची रास लेकर आया, खुद को टोडगढ़ जेल अजमेर में पाया। यानी 1907 में ये सचिंद्र नाथ सान्याल और रास बिहारी बोस के संपर्क में आए, खुद को टोडगढ़ जेल में आए, है ना। ये ध्यान रखें, खुद को टोडगढ़ जेल, ये टोडगढ़ जेल में गिरफ्तार किया। टोडगढ़ जेल कहां पड़ती है? आजकल आप लोगों के नए जिलों के मुताबिक कहां हो गई? ब्यावर में। खुद को टोडगढ़ जेल अजमेर में पाया, है ना। खुद को टोडगढ़ जेल अजमेर में पाया। फिरोजपुर षड्यंत्र का शिकार था, यानी इन पे जो मुकदमा चल रहा था वो फिरोजपुर षड्यंत्र का चल रहा था, फिरोजपुर षड्यंत्र का शिकार था। फिर भी राजस्थान का शेर था। इन्हें अर्जुन लाल सेठी के द्वारा राजस्थान का शेर कहा गया। ये जो टोडगढ़ का किला है, यहाँ इन्हें और इस सशस्त्र क्रांति की यहाँ पे योजना बना रहे, ये ध्यान रखिए आप लोग। गुरुजी, विजय सिंह पथिक का जन्म 1873, किसने कह दिया बेटा 1873 है आपसे? किसने कह दिया? एक चीज मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, है ना, बहुत विनम्र शब्दों में, कि आपने कहीं 1873 पढ़ा, आप उसको तो गलत कह सकते हैं। 1882 में कह रहा हूं भाई, 1882 में इस जन्म हुआ, तो 1882 इनका जो जन्म है, आप लोग वहां भी तो गलत कह सकते हैं। आप यहां इसको गलत क्यों कह रहे हो? मुझे थोड़ा सा इसका जवाब चाहिए बेटा। भाई आप उसको गलत कह दीजिए ना। ए भाई, आप उसको गलत क्यों नहीं कहते? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं बेटा, आपने कई जगह पढ़ा है, तो आप लोग उसको गलत क्यों नहीं कहते? आप इसको गलत क्यों कह रहे हो? मैं तो पूछ रहा हूं आपसे। चलो देखेंगे इसको भी, कोई बात नहीं, अगर आपने पढ़ा है तो। सत्ताईस फरवरी को जन्म हुआ इनका। ए बेटा, आप लोग जब, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आपने और जगह पढ़ा वो तो सही है, और यहां पढ़ रहे आप गलत है, तो बेटा आप उसे क्यों नहीं कह देते कि वो गलत है? अभी बेटा क्लास रोक के बेटा एक बार सर्च करो आप लोग गूगल पे, अभी सर्च कीजिए विजय सिंह पथिक का जन्म कब हुआ। क्लास को स्टॉप कीजिए 1 मिनट के लिए। मेरे से चाय आगे, मैं चाय पी लेता हूं हल्की सी। एक बार बेटा सर्च करके कमेंट कीजिए, उसके बाद क्लास शुरू करूंगा आगे। एक बार सर्च करो बेटा, हो सकता है मैं गलत हूं, ये भी तो हो सकता है। मैसेज कीजिए फटाक से बेटा, जल्दी से सर्च, हल्का सर्च करना है आप लोगों को। नहीं नहीं नहीं, आप सर्च कीजिए, हो सकता है मैं भी गलत हो गया बेटा। आप एक बार सर्च कीजिए। बस मेरा तो इतना सा ही कहना था आप लोगों से कि किसी भी चीज़ को अपन पढ़ते हैं, अगर किसी किसी कहीं दूसरी किताब में कहीं गलत पढ़ लिया, तो अपन ये भी तो कह सकते हैं गुरुजी वो किताब गलत है। हमेशा कहते हैं सर ये उस समय ये हमने ये पढ़ा था,
नहीं बेटा, नहीं पढ़ा था आपने, और अगर पढ़ा है तो कहीं टाइपिंग मिस्टेक पढ़ा है। एक बार आप सर्च करके बेटा फटाक से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि विजय सिंह पथिक का जन्म कब हुआ। नॉर्मल सर्च करना है, मिल जाएगा आपको गूगल पे। तो आप लोगों को मैंने क्या कहा था, 1907 में सच्ची रास लेकर आया, खुद को टोडगढ़ जेल अजमेर में पाया। अब अजमेर की जगह ब्यावर आ जाएगा, है ना। फिरोजपुर षड्यंत्र का शिकार था, फिर भी वो राजस्थान का शेर था। यानी ये आप ध्यान रखना कि आपके फिरोजपुर षड्यंत्र केस में ये ब्यावर रखा गया गोपाल सिंह खरवा के साथ, और यहीं से ये जेल तोड़ के भागते हैं। तो गोपाल सिंह खरवा साहब को पकड़ ले जाता है, और गोपाल सिंह खरवा को पकड़कर तो गोपाल सिंह खरवा है, ध्यान रखें आप लोग बेटा, उन्हें तो पकड़ के फांसी दे दी गई ये। और यहां से विजय सिंह पथिक, यानी इनका नाम भूप सिंह था, वो बदल के कहां पहुंचा, वो सीधा यहां से चित्तौड़ जाता है। यहां मैं एक चीज रोकना चाहूंगा आप लोगों को, चित्तौड़ हमारे पास में एक विद्या प्रचारणी सभा है, इसको मैं थोड़ा समझाना चाहूंगा आप लोगों को। विद्या प्रचारणी सभा, बेटा ये जो विद्या प्रचारणी सभा है, विद्या प्रचारणी सभा, तो हमारे पास विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना को लेकर 2-3 बातें आपको समझनी पड़ेंगी। आपका कमेंट नहीं आया बेटा, मैंने आपसे कहा था कि मैं भी गलत हो सकता हूं, आप एक बार मैसेज कर दें। 1873 है कि 1882 है, कहीं नहीं है, कुछ जगह 73 और कुछ जगह 82, नहीं बिल्कुल नहीं है, 73 है ही नहीं कहीं भी, 73 कहीं है ही नहीं। आप ये कह रहे हो तो बिल्कुल गलत कह रहे हो बेटा, कि कुछ जगह 73 और कुछ जगह 82, मैं कैसे मान लो इस बात को, कहीं 73 है ही नहीं। हाँ 82 है, 73 मैं कैसे मान लूं, मैं कैसे कह दूं कि किसी किताब में 73 लिखा हो, लिखा ही नहीं है कहीं भी। अगर कोई लिखा है तो वो टाइपिंग एरर है कोई, कई जगह नहीं, कुछ जगह 73 और कुछ जगह 82, ये शब्दावली का विरोध करूंगा मैं आप लोगों का। कुछ जगह नहीं, आप कुछ जगह कह रहे हो, बहुत गलत कह रहे हो आप लोग। ये सकता है कोई पर्टिकुलर बुक में कोई टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो, या किसी कोई एरर से हो गया हो। अब कुछ जगह तो बहुत लफड़ा हो जाएगा, ये ध्यान रखना, कुछ जगह में तो बहुत कुछ छिपा हुआ है, कुछ जगह नहीं कहेंगे मैडम। चलिए अब बेटा आपके एक नाम आता है विद्या प्रचारणी सभा। एक्चुअली में ये हमारे विद्या प्रचारणी जो सभा है, विद्या प्रचारणी सभा, इसके बारे में थोड़ा मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। विद्या प्रचारणी सभा, विद्या प्रचारणी सभा, विद्या प्रचारणी सभा, ये जो विद्या प्रचारणी सभा है बेटा, इसमें 2 बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इनके जो आप लोगों की स्थापना जो आई, वो आप लोगों के वो ध्यान रखना, वो स्थापना कहां हुई, ये अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा। हम कहेंगे सर इसकी स्थापना चित्तौड़ में हुई, पहले आप समझे। और इसके संस्थापक थे वो हरिभाई किंकर थे। कौन थे? हरिभाई किंकर। हरिभाई किंकर है ये इस विद्या प्रचारणी के संस्थापक हुआ करते थे, कौन? हरिभाई किंकर। लेकिन इनके एक उप ब्रांच, यानी इन्हीं की एक ब्रांच चलती थी, वो ब्रांच आपके कहां चलती थी? बिजोलिया में। कहां चलती थी? बिजोलिया में। और बिजोलिया में जो ब्रांच चलाया करते थे वो साधु सीताराम दास। कई विद्यार्थी यही समझ लेते हैं कि सर विद्या प्रचारणी सभा के हैं साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास है, वो ये यहाँ पे चलाया करते थे। तो चित्तौड़ आए, चित्तौड़ से कहाँ जुड़े? ये जुड़े आप लोगों के बिजोलिया जुड़े थे, ये बात ध्यान रखें। तो एक लाइन को बोलूं, 1907 में सच्ची रास लेकर आया, खुद को टोडगढ़ जेल ब्यावर में पाया, फिरोजपुर षड्यंत्र का शिकार था, फिर भी राजस्थान का शेर था। 1907 में बिजोलिया किसान आंदोलन को सफल बना गया, 1916 में बिजोलिया किसान आंदोलन को सफल बना गया, 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन कर गया, मन्नालाल पटेल को सरपंच बना गया, गणेश शंकर विद्यार्थी को चांदी की राखी भेज गया, खबर को प्रताप नामक समाचार पत्र में छपवा गया। यानी बिजोलिया किसान आंदोलन से इनका जो जुड़ाव रहेगा, ये ध्यान रखें आप लोग, वो 1916 में, और ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया 1917 में, और इसके सरपंच है मन्नालाल पटेल। वैसे तो मैं आपको किसान आंदोलन पढ़ा चुका हूं, लेकिन एक चीज मेरी तरफ से आप लोग यहाँ पे और ऐड करेंगे कि एक तो मन्नालाल पटेल जो सरपंच है बेटा यहां बनाए गए, और ये 13 सदस्यीय पंचायत थी। ये आने वाले समय का अच्छा सवाल बन सकता है कि ये जो ऊपरमाल पंचबोर्ड है, ये पंचबोर्ड कितनी सदस्यीय पंचायत थी? आप कहीं गुरुदेव 13 सदस्यीय पंचायत थी, मन्नालाल पटेल उसका सरपंच था, और स्थापना तब हुई थी वो हरियाली अमावस्या को हुई। कब हुई बेटा? हरियाली अमावस्या, हरियाली अमावस्या, हरियाली 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 जो अमावस्या है उसको स्थापना हुई। एक गीत, हरियाली अमावस्या के सुखद भविष्य को जान लो, स्वतंत्रता के हित धर्म युद्ध की ठान लो। क्लियर? क्या कहा मैंने आप लोगों से कि हरियाली अमावस्या के सुखद भविष्य को जान लो, स्वतंत्रता के हित धर्म युद्ध की ठान लो। बेटा ये आपके हरियाली अमावस्या का आप लोगों की बनेगी। गणेश शंकर को राखी की भेजा। अब देखो, आपको मैंने आप लोगों को राजस्थान सेवा संघ पढ़ाया था 1919 वाला, उसमें ये संस्थापक रहे। राजस्थान केसरी का इन्होंने क्या किया? संपादन किया। अब इनकी कुछ पुस्तक है, जरा देखिए आप लोग।
प्रमोद पथिक पर निबंध लिख गया। देखिए आप लोग, इनकी पुस्तक है कुछ, वो ध्यान रखना, आप एक लाइन लिख सकते हो आप लोग, प्रमोद पथिक पर निबंध लिख गया। प्रमोद पथिक पर निबंध लिख गया। प्रमोद विनोद पर निबंध, ऐसे लिखेंगे, प्रमोद विनोद पर निबंध लिख गया। प्रमोद विनोद पर निबंध लिख गया। कल्पना और प्रहलाद को नव संदेश दे गया। कल्पना, क्या कहा मैंने, कल्पना और प्रहलाद को नव संदेश दे गया। कल्पना और प्रहलाद को क्या देगे, नव संदेश देगे। कल्पना और प्रहलाद को क्या देगे, नव संदेश देगे। तो ध्यान रखें आप लोग, क्या कहा मैंने, प्रमोद विनोद पर निबंध लिख गए, कल्पना और प्रहलाद को नव संदेश दे गए। इनको आप लोग याद करें, क्या कहा मैंने, प्रमोद विनोद पर निबंध लिख गए। लाइन पढ़िए आप लोग, प्रमोद विनोद पर, मैं पथिक की पुस्तकें पढ़ा रहा हूं आपको, प्रमोद विनोद पर निबंध लिख गए, कल्पना प्रहलाद को नव संदेश दे गए। प्रमोद विनोद पर निबंध लिख गए, कल्पना और प्रहलाद को नव संदेश देंगे। प्रमोद और विनोद। एक बात कहूं बेटा आप लोगों से, अगर कोई टीचर आपको डांट रहे हैं ना, तो समझ लेना आप लोग, वो वाकई आपका परिवार है, ये ध्यान रखना आप लोग। और कोई टीचर आपसे मजाक कर रहा है, आपसे हंसी कर रहा है, आपकी गलतियों को टाल रहा है, तो वो आपका परिवार का मेंबर नहीं है, ये ध्यान रखना आप लोग। और अगर कोई आपको डांट रहा है, आपको टोक रहा है, तो इसका मतलब वो आपके परिवार का वाकई मुखिया है। इस कोड वर्ड को लाइफ में ध्यान रखना, आप भी आगे टीचर बनेंगे, आगे और नौकरियों में जाएंगे। अगर वाकई किसी बच्चे को धमका रहा है, किसी बच्चे को समझा रहा है, किसी बच्चे को लाइन, इसका मतलब वो आप लोगों के हितैषी है। और आपसे अगर वो बातों को टाल रहा है, आप बिगड़ रहे हो, आप गलत बातें कर रहे हो, आप कंफ्यूज हो रहे हो, या कुछ आप और कर रहे हो, वो आपको नहीं डांट रहा है, इसका मतलब वो आपका हितैषी नहीं है। ये टीचर का सच्चा कोड है, पहले इसको चेक करना आप लोग, कहीं पढ़े। क्या कहा मैंने, प्रमोद विनोद पर निबंध लिख गया, कल्पना और प्रहलाद को नव संदेश दे गया। तो हमारे पास देखो, पथिक विनोद हो गया बेटा, पथिक प्रमोद हो गया, पथिक निबंधावली हो गई, प्रहलाद विजय हो गई, कल्पना कपोल हो गई, नव संदेश हो गई। एक झटके में आप इन्हें याद करेंगे। कैसे याद करेंगे, विनोद प्रमोद पर निबंध लिख गया। क्या कहा मैंने, विनोद प्रमोद पर निबंध लिख गया, कल्पना प्रहलाद को नव संदेश दे गया। प्रमोद विनोद पर निबंध लिख गया, कल्पना और प्रहलाद को नव संदेश दे गया। क्या कहा मैंने, प्रमोद विनोद पर निबंध लिख गया, कल्पना और प्रहलाद को नव संदेश दे गया। प्रमोद विनोद पर निबंध लिख गया, कल्पना और प्रहलाद को नव संदेश दे गए। इनकी पुस्तक है। और राज्य का पहला झंडा गीत जो पथिक ने ही गाया था, इस बात को ध्यान रखें। इसके बाद कौन कौन से समाचार पत्र थे, उनसे जुड़े रहे, तो आप लोग कहेंगे राजस्थान केसरी है, नवीन राजस्थान है, तरुण राजस्थान आदि समाचार पत्रों से इन्होंने जनजागृति फैलाई। अब एक गीत गा दूं, दोबारा सुनिए। बुलंद हौसले वाला था, अब आप भी मेरे साथ गुनगुनाएंगे। बुलंद हौसले वाला था, उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, 18 कम 1900 में जन्मा, 1854 में मृत्यु हुई। इंदर के अमीर का भूप था, विजय सिंह पथिक तो कमल का फूल था। 1907 में सच्ची रास लेकर आया, खुद को टोडगढ़ जेल अजमेर में पाया। फिरोजपुर षड्यंत्र का शिकार था, फिर भी राजस्थान का शेर था। 1916 में विजोलिया किसान आंदोलन को सफल बना गया। 1917 में ऊपर माल पंचवोड़ का गठन कर गया, है ना। गणेश शंकर विद्यार्थी को चांदी की राखी भेज गए, खबर को प्रताप नामक समाचार पत्र में छपवा गया। और 1927 में ये अलग हुए, 1930 में पूर्णतः अलग हुए। फिर एक विधवा अध्यापिका थी जानकी देवी, उनसे विवाह किया और 1954 में उनका निधन अजमेर में। वो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। ओके बेटा, चलिए। और ये लिखने वाला मत करना बेटा, आप लोगों को यहाँ से जो आपके क्लास नोट्स है वो मंगवा लेना, ताकि अपन को लिखने में क्या है कि आप लिखेंगे तो याद नहीं होगा, ये ध्यान रखना। अगर मैं भी यहाँ पे पूरा एक एक बात लिखवाता आप लोगों को, तो लिखवाने में मेरा समय व्यर्थ चली जाता बेटा। इसलिए आप सबसे कह रहा हूँ कि आपके पास में ये जरूर मंगवा लेना है। आपको ऑर्डर कर सकते हो तो मंगवा लेना यहाँ से, ठीक है बेटा। आप टुकड़ों मंगवा लो, या एक एक सब्जेक्ट मंगवा लो, या कॉम्बो मंगवा लो, कोई भी। लेकिन आप ये गलती मत करना कि आप सोच रहे हो हम नोट्स बना लेंगे, नहीं, संभव नहीं होगा। वो यही चीज आपके सामने होंगी तो बहुत बेहतर होगा आप लोगों के लिए, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। तो ये गलती कभी मत करना आप लोग, ठीक है। चलिए, महात्मा गांधी का कथन देखो, इन्होंने एक बहुत, महात्मा गांधी जी का एक कथन हमारे पास अर्जुनलाल सेठी में भी आया था। अर्जुनलाल सेठी में आया था कि अर्जुनलाल सेठी है जो एक बार ऐसा लगा कि मुझे राजनीति से तटस्थ हो जाना चाहिए, तो महात्मा गांधी जी ने कहा, सेठी जी आप जैसे लोग हैं यदि राजनीति से तटस्थ हो गए, आप जैसे लोग हैं यदि राजनीति से तटस्थ हो गए, तो यहाँ से इनको अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन भगाएगा, यानी भारत को आजाद कौन करवाएगा। महात्मा गांधी जी कह रहे हैं कि और बातें केवल बातें करते हैं, और लोग सिर्फ
बातें करते हैं, परंतु पथिक है जो एक सिपाही की तरह काम करता है। ये कथन किसके संदर्भ में, वो डोट डोट कर सकता है आप लोगों को कि महात्मा गांधी जी ने ये किसके संदर्भ में कहा, महात्मा गांधी जी ने ये किसके संदर्भ में कहा, या किसने कहा पथिक के संबंध में कि और लोग सिर्फ बातें करते हैं और पथिक एक सच्चे सिपाही के रूप में काम करता है, तो महात्मा गांधी ने कहा। 1927 में बिजोलिया आंदोलन से अलग हुए, ये कारण आप लोगों के, हमने किसान आंदोलन पढ़ा, इस बात को ध्यान रखें आप लोग। चले, क्या बात है, खोल कर बैठे, गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बिजोली आंदोलन से पूर्णतः अलग हुए थे, वो आपके सामने होंगे ना बेटा, तो वो आप लोग ज्यादा पावरफुल से याद होंगे, यानी आपकी याद करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। सेठ जमनालाल बजाज, देखो सेठ जमनालाल बजाज की कुछ कहानी बताऊंगा आप लोगों को। आपने देखा होगा कि अपने बहुत सी जो आप लोगों के संस्थाएं हैं या समाचार पत्र हैं वो वर्धा से निकले थे। जैसे राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना हुई थी वो भी वर्धा महाराष्ट्र से हुई थी। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है कि सब कुछ वर्धा महाराष्ट्र में हो रहा है? इसके पीछे एक कहानी आपको समझनी पड़ेगी। सेठ जमनालाल बजाज ये काशी के बाद सीकर के रहने वाले थे। 1889 में जन्म हुआ। वर्धा महाराष्ट्र के एक सेठ थे रामदास, और रामदास की विधवा पत्नी थी बसंती, बसंती के गोद चले गए। यानी वर्धा महाराष्ट्र के एक सेठ का ये पुत्र बन गए गोद जाके। ठीक है, तो पैसे की तो उनके पास कमी रही नहीं, तो पैसे कमी नहीं थी, जहां जरूरत पड़ती थी वहां ये पैसा दिया करते थे। तो हमने अमरचंद भाटिया को 1857 क्रांति का भामाशाह कहा, है ना। अमरचंद भाटिया, किसको बेटा? अमरचंद भाटिया को हमने 1857 क्रांति का भामाशाह कहा। और हमारे पास सेठ दामोदर दास राठी हैं, सेठ दामोदर दास राठी को हमने सशस्त्र क्रांति का भामाशाह कहा। ठीक है, उन्होंने, सेठ दामोदर दास राठी जी ने सशस्त्र क्रांति के लिए पैसा दिया, अभी हम पढ़ेंगे। और उन्होंने कहा था कि भारत माँ की गुलामियों की बेड़ियां टूटनी चाहिए, धन की कमी कहीं बाधक नहीं होगी। भारत माँ की गुलामियों की बेड़ी टूटनी चाहिए, धन की कमी कहीं बाधक नहीं होगी। ये सेठ दामोदर दास राठी जी के द्वारा कहा गया ये कथन है। इसी प्रकार से हमारे पास में ध्यान रखें, सेठ जमनालाल बजाज है, जहां जरूरत पड़ती पैसे देते। राजस्थान का भामाशाह कहा। ये कहते हैं कि महात्मा गांधी जी के पास इनके खाली हस्ताक्षर युक्त चेकबुक हुआ करती थी, कि हस्ताक्षर कर दिया करते थे, जितनी जरूरत पड़ती महात्मा गांधी जी भर लिया करते थे। तो महात्मा गांधी जी का इन्हें हम लोग पांचवा पुत्र के नाम से भी जानते हैं। समझ गए आप लोग, है ना। सबसे दूसरी बात कि इन्हें हम लोग कहेंगे कि ये बहुत विरोधी थे, ये अंग्रेजी भाषा के विरोधी थे। इन्होंने कहा हिंदी भाषा है वो ईमान की भाषा है। उन्होंने कहा देखो, मैं तो गुलाम बादे बनो, मैं तो गुलाम नंबर 4 हूं, मेरे से पहले तो गुलाम 3 बन चुके हैं। भारत देश गुलाम है, उसके बाद देसी रियासतें गुलाम है, तीसरे नंबर सीकर गुलाम है, मैं तो गुलाम नंबर 4 के नाम से जाना जाता हूं। तो अपने आप गुलाम नंबर 4 कहा करते थे। क्या मेरी बात को समझ पाए? जरा देखिए, जन्म कब? हम कहेंगे सर जन्म 1889 में हुआ। कहां हुआ? काशी के बाद सीकर में हुआ। क्लियर। पिता का नाम कन्हैयाराम बजाज और मां का नाम बिरती देवी। वर्धा महाराष्ट्र के एक सेठ है और सेठ का नाम रामदास जी है। रामदास जी की विधवा पत्नी बसंती देवी के गोद चले गए। ठीक है, अंग्रेजों ने, मतलब पहले अंग्रेजों खूब माने, राय बहादुर की उपाधि दी, लेकिन बाद में लगा कि नहीं ये ठीक नहीं है, 1921 वापस लौटा दी। अब हमारा एक समाचार पत्र है राजस्थान केसरी। राजस्थान केसरी जो समाचार पत्र है उसका जो भार उठाया, वो भार किसके द्वारा उठाया गया? आप कहेंगे सेठ जमनालाल बजाज के द्वारा। यानी राजस्थान केसरी जो समाचार पत्र है, उस समाचार पत्र का जो आर्थिक भार जिसने उठाया, राजस्थान केसरी है। राजस्थान केसरी जो समाचार पत्र है उसका जो आर्थिक भार उठाया, वो आर्थिक भार किसके द्वारा उठाया गया? सेठ जमनालाल बजाज के द्वारा। क्लियर। अब यहां पे उपनाम क्या क्या है? तो मैंने कहा 3 भामाशाह हैं आप लोगों के। एक भामाशाह मैंने पहले भी आप चर्चा की कि सर 1857 क्रांति का भामाशाह। एक्चुअली में हमारे पास मूल भामाशाह कौन था? मूल भामाशाह हमारे पास मेवाड़ में था, जो महाराणा प्रताप को दान देगा, है ना। ये नाम है, कोई भामाशाह उपाधि नहीं है, नाम है, ये ध्यान रखें उस समय। तो इन्होंने महाराणा प्रताप को दान दिया। जब महाराणा प्रताप को आर्थिक सहयोग किया, तो महाराणा प्रताप को आर्थिक सहयोग दिया, तो उसके बाद जो भी कोई आर्थिक सहयोग देता है हम उन्हें भामाशाह के नाम से पहचानते हैं। इस नाम को यादगार बनाने के लिए यही भामाशाह है जिसे कर्नल जेम्स के द्वारा मेवाड़ का कर्ण या दानवीर कहा, है ना। यही भामाशाह है। क्या है? यही भामाशाह है जिसे कर्नल जेम्स टोड, किसने बेटा? कर्नल जेम्स टोड। किसने? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का दानवीर या मेवाड़ का कर्ण कहा है। मेवाड़ का दानवीर या मेवाड़ का कर्ण का है। तो मेवाड़ का दानवीर या कर्ण इसे ही कहा जाता है, ये ध्यान रखें आप लोग। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपके पास में
कि इसके बाद जो ने भी कोई दान दिया, जिस क्षेत्र में दान दिया, उस भामाशाह की उपाधि को यादगार बनाने के लिए हमेशा उसके आगे भामाशाह लगा दिया। अब जैसे उदाहरण के तौर पे 1857 की क्रांति हुई, तो 1857 की क्रांति में जो दान दिया, यानी 1857 की क्रांति का जो भामाशाह है, 1857 की क्रांति का अगर कोई भामाशाह है, 1857 क्रांति का भामाशाह है, तो ध्यान रखें आप लोग 1857 की क्रांति का भामाशाह, तो वो कौन है हमारे पास में? वो आपके अमरचंद भाटिया हैं, कि अमरचंद भाटिया हैं, उन्हें 1857 क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। पहला पॉइंट तो आप ये ध्यान रखेंगे, है ना, कि 1857 क्रांति का भामाशाह हो गए। इसके बाद फिर हमारे पास सशस्त्र क्रांति, हमारे पास बेटा ये ध्यान रखें आप लोग, सशस्त्र क्रांति, सशस्त्र क्रांति, सशस्त्र क्रांति का भामाशाह, सशस्त्र क्रांति का भामाशाह, सशस्त्र क्रांति का अगर कोई भामाशाह है, सशस्त्र क्रांति का भामाशाह है, तो वो है सेठ दामोदर दास राठी। कौन है बेटा? सेठ दामोदर दास राठी। सेठ दामोदर दास राठी है, वो आपके 1857 क्रांति के भामाशाह है। और हमारे पास में राजस्थान के भामाशाह जहां जरूरत पड़ी वहां पैसा दिया, वो हमारे पास जमनालाल बजाज है। समझ गए? महात्मा गांधी जी का 5वां पुत्र गुलाम नंबर 4, वो कहता है देखो यार भाई, सबसे पहले तो गुलाम है वो आप लोगों के भारत देश हुआ है यार। सबसे पहले गुलाम नंबर 1 है वो भारत है, गुलाम नंबर 2 है हमारे पास में देसी रियासत है, देसी रियासत, देसी रियासत है वो आपकी गुलाम नंबर 2 है। तीसरा हमारे पास बना गुलाम नंबर 3, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 कह रहा है कि भाई सीकर है, सीकर है वो गुलाम नंबर 3 है। और हम बात करें 4, गुलाम नंबर 4 है वो आप लोगों के कौन है? जमनालाल बजाज। तो जमनालाल बजाज गुलाम नंबर 4 है। तो ध्यान रखें आप लोग इस बात को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। हिंदी भाषा को ईमान की भाषा कहा करते थे, मेरे हिसाब से याद हो गया होगा बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के, ठीक है। इसके बाद में आपको मालूम है कि जमनालाल बजाज साहब का क्या क्या रोल था, वो जरा देखिए। आपको मैं यहां से प्रजा मंडल से जोड़ता हूं, तो आप लोगों के जयपुर प्रजा मंडल है, कौन सा बेटा? जयपुर। जयपुर प्रजा मंडल से 2-3 कहानी इनकी जुड़ी हुई है, वो हम लोग क्लियर कर लेते हैं। एक तो जयपुर प्रजा मंडल का जो गठन है वो 1931 में कपूरचंद पाटनी के द्वारा किया गया था, नो डाउट। लेकिन वहाँ पे आप लोगों को पढ़ाया मैंने कि कार्यकर्ता नहीं मिल पाए सक्रिय, और सक्रिय कार्यकर्ता नहीं मिलने के कारण वो प्रजा मंडल राजनीतिक गतिविधियां नहीं कर पाया, है ना, वो प्रजा मंडल राजनीतिक गतिविधियां नहीं कर पाया। वो प्रजा मंडल है वो राजनीतिक गतिविधियां नहीं कर पाया, नहीं कर पाया ना, तो फिर हमें उसका पुनर्गठन की आवश्यकता पड़ी। क्या पड़ी बेटा? हमें उसकी पुनर्गठन की आवश्यकता पड़ी। तो ध्यान रखें जयपुर प्रजा मंडल का पुनर्गठन है वो इनके द्वारा किया गया। पहला पॉइंट ध्यान रखना आप लोगों को, पुनर्गठन, पुनर्गठन हुआ वो 1936-37 में, वो इनके द्वारा किया गया। अब देखो हमारे पास पुनर्गठन प्रजा मंडल है, इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हमने वहां भी पढ़ा था। हाँ क्लास बेटा कंटिन्यू हो गई है, कंटिन्यू हो गई है। तो हम लोगों ने आप लोगों को 2 बातें हमने कही थी कि पुनर्गठन प्रजा मंडल है, इसके अध्यक्ष कौन बने, अध्यक्ष कौन बने, उपाध्यक्ष कौन बने, अध्यक्ष कौन बने बेटा, उपाध्यक्ष कौन बने। तो याद कीजिए आप लोग, मैंने प्रजा मंडल पढ़ाया है कि इसके जो अध्यक्ष बने थे वो आप लोगों के चिरंजी लाल मिश्रा बने थे। कौन बने थे बेटा? चिरंजी लाल मिश्रा। चिरंजी लाल मिश्रा है ये इसके अध्यक्ष बने थे, चिरंजी लाल मिश्रा। और ध्यान रखें आप लोग उपाध्यक्ष कौन बने थे? जमनालाल बजाज बने थे। याद आ गए होगा आप लोगों को, जमनालाल बजाज बने थे। ये क्लियर हुआ। जमनालाल बजाज जी की धर्म पत्नी है जानकी देवी बजाज। क्या नाम है बेटा? जानकी देवी बजाज। आपको मालूम है शायद 1944 के आसपास ही होना चाहिए समय, मैंने आपको प्रजामंडल में करवाया। इनकी धर्म पत्नी जानकी देवी बजाज, जानकी देवी बजाज है, ये भी आप लोगों की इस प्रजामंडल के क्या बनेंगे? अध्यक्ष बनेंगे। क्या मेरी बात को समझ पाए? इसके बाद आप लोगों के 2 चीजें हैं कि आप लोगों के वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों के यहाँ राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति का गठन, चरखा संघ और गांधी सेवा आश्रम का गठन किया था। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, ये जो चरखा संघ है आप लोगों को 1927 वाला बेटा, अगर ये चरखा संघ आपसे नागौर पूछे, मैं क्लियर कर दूं यहीं आगे आप लोगों को, चरखा संघ कौन सा? नागौर वाला।
बेटा चरका संघ एक नागौर में है, और अगर आपसे चरका संघ नागौर की बात करें, चरका संघ कहाँ की बात करें, आपसे चरका संघ नागौर की बात करें, तो आप ध्यान रखना ये चरका संघ नागौर में, ये किसके द्वारा, आप लोग कहेंगे गुरुदेव बाल मुकुंद बिस्सा द्वारा। किसके द्वारा, बाल मुकुंद बिस्सा। बाल मुकुंद जो बिस्सा है, उस बाल मुकुंद बिस्सा के द्वारा ध्यान रखें नागौर में चरका संघ की स्थापना की गई। आपसे चरका संघ जयपुर वाला पूछा गया है या आप लोगों से नागौर वाला पूछा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जय नारायण व्यास साहब, देखो जय नारायण व्यास साहब की मैं आप लोगों से चर्चा करूं तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से मेरे द्वारा पीछे बताया गया था कि ये जय नारायण व्यास साहब है, इनकी कुछ बात बताऊं आप लोगों को। देखिए नंबर एक कि इनका जन्म है जय नारायण व्यास साहब का, वो जन्म कहाँ हुआ सबसे पहले बात करें। देखो जन्म हम पीछे से पढ़ के आए कि दो क्रांतिकारियों का जन्म, दो स्वतंत्र सैनिकों का जन्म आपके 1899 में हुआ, जिनमें एक जय नारायण व्यास साहब थे और दूसरा हमारे पास कौन थे, वे ध्यान रखें आप लोग, हमारे पास हीरालाल शास्त्री थे। इनका जन्म है वो 1899 में हुआ, ये आपको मालूम है, और 1899 में कहाँ हुआ ये भी आपको मालूम है, गुरुदेव जोधपुर में हुआ। ठीक है, एक तो आप लोगों को ये अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। इन्हें मारवाड़ में जनजागृति का जनक, लक्कड़ का फक्कड़, धुन का धनी, अनेक नामों से इनको जाना जाता है, जो अपन पढ़ेंगे। यहाँ से इनसे जो क्रांतिकारी से रिलेटेड बातें थी वो मैंने आप लोगों को प्रजा मंडल आंदोलन में करवाई हैं, वो एक बार मैं रिपीट करना चाहूंगा आप लोगों से यहाँ पे, वो कौन कौन सी बातें थी। देखिए जय नारायण व्यास ने जो आप लोगों के मारवाड़ हितकारिणी सभा है, ये मैंने किसान आंदोलन पढ़ाया था, मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ हितकारिणी सभा के माध्यम से, मारवाड़ हितकारिणी सभा पीछे पढ़ा चुका हूं सभी बातें, मारवाड़ हितकारिणी सभा है, उसके माध्यम से इन्होंने क्या किया कि आप लोगों के मादा जानवर हैं, मादा जानवरों के विक्रय पर रोक लगाई। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, पहला पॉइंट तो ये। फिर मैंने आपसे ये कहा था कि जो मारवाड़ प्रजा मंडल है, उस मारवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना इनके द्वारा की गई। पढ़ा, मारवाड़ प्रजा मंडल, मारवाड़ प्रजा मंडल की जो स्थापना है वो स्थापना इनके द्वारा की गई, जबकि यहाँ पे अध्यक्ष बनाया गया था, वो किसे बनाया गया, भंवरलाल सराफ को, है ना। इसके बाद आप लोगों को कि ऐसे क्रांतिकारी जो बहुत ज़्यादा वो आप लोगों के एक क्रांतिकारी माहौल तैयार कर रहे हैं, तो उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार करके उन्हें जेल में डाला जाता है। जैसे माणिक्यलाल वर्मा साहब है, माणिक्यलाल वर्मा साहब को कुंभलगढ़ के किले में, उनके मित्र थे भूरेलाल बया, उनको सराड़ा का किला जो सलूम्बर में गया है, और अभी थोड़ी देर पहले हमने विजय सिंह पथिक साहब को पढ़ा था, और विजय सिंह पथिक साहब को हमने जो गिरफ्तार रखा वो टोडगढ़ का किला जो वर्तमान में ब्यावर में है। तीसरी बात मैंने आप लोगों को बहुत सी बातें बताई थी कि इन्होंने नाजीवाद, नाजीवाद पे मैंने चर्चा की आप लोगों से प्रजा मंडल में, यहाँ ज़्यादा विस्तृत नहीं करेंगे, जब पढ़ चुके हैं इनके बारे में तो फिर ज़्यादा विस्तृत करने का कोई फायदा नहीं है। इन्होंने कहा कि जोधपुर सरकार ने नाजियों जैसा दमन शुरू कर दिया। हमने कहा रे भाई ये नाजीवाद क्या है, तो इन्होंने कहा कि नागरिक स्वतंत्रता का दमन करना ही नाजीवाद है। इसके अलावा आपको मालूम है कि इनकी बहुत प्रसिद्ध आपके पत्रिकाएं रही हैं, पोपाबाई की पोल और मारवाड़, सब पढ़ा चुका हूं। बस थोड़ा सा मैं जय नारायण व्यास को यहाँ से ऐसे स्किप कर जाऊंगा तो आप कहेंगे गुरुजी स्किप करके, इसलिए वही बातें मैं आपको याद करवा रहा हूँ जो मैंने प्रजामंडल पढ़ाई। पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की दशा, पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की दशा, दो आप लोगों की पंपलेट, मारवाड़ की दशा, मारवाड़ की दशा, पोपाबाई की पोल और मारवाड़ दशा, दो पंपलेट है। आपको मालूम होगा मैंने पोपाबाई की पोल में एक गीत गाया था, तख्त गिरेगा ताज गिरेगा तेरा सभी समाज गिरेगा, कि तख्त गिरेगा ताज गिरेगा तेरा सभी समाज गिरेगा, ये बस्ती तो आबाद रहेगी जालिम तेरी उसके जुल्मों की कायम याद रहेगी। तख्त गिरेगा ताज गिरेगा तेरा सभी समाज गिरेगा, क्या कहा था मैंने, तख्त गिरेगा ताज गिरेगा तेरा सभी समाज गिरेगा, ये बस्ती तो आबाद रहेगी जालिम तेरे जुल्मों की उसमें कायम याद रहेगी, जालिम तेरे जुल्मों की उसमें कायम याद रहेगी। तख्त गिरेगा ताज गिरेगा तेरा सभी समाज गिरेगा, तख्त गिरेगा ताज गिरेगा तेरा सभी समाज गिरेगा, ये बस्ती तो आबाद रहेगी। हे राजा, क्या आपका ताज गिरेगा, आपका तख्त गिरेगा यानी सिंहासन गिरेगा, ताज तेरा सभी समाज गिरेगा, आज़ादी मिलेगी हमें, राजाओं का शासन खत्म होगा, तख्त गिरेगा ताज गिरेगा तेरा सभी समाज गिरेगा, ये बस्ती तो आबाद रहेगी, यानी ये बस्ती है जोधपुर आज भी आगे भी रहेगी, लेकिन तुम जुल्म कर रहे हैं उन जुल्मों की इसमें कायम याद रहेगी। इस बात को आप लोग ध्यान रखें। क्लियर, ये समझ में आ गया आप लोगों के। दूसरी बात, फिर मैंने आपको 3 इनके प्रजा मंडल युगिन गीत करवाए थे, आपको याद होगा, सुन डंकेरी चोट ऐसो दीजो राज, यानी सुन सुन डंकेरी चोट ऐसो दीजो राज, ये एक गीत नहीं है, तीनों के तीनों अलग अलग गीत हैं, है ना। सुन
डंकेरी चोट ऐसो दीजो राज। मैंने बोलने में ऐसा लगा है कि सर ये एक ही गीत है, लेकिन बेटा एक गीत नहीं है, ये आपके अलग अलग गीत है। सुन अलग है, डंकेरी चोट अलग है और ऐसो दीजो राज अलग है। तो हमारे 1899 में जोधपुर में जन्म हुआ। राजस्थान के लोक नायक, शेरे राजस्थान, राजस्थान का मस्साब, धुन का धनी और लक्कड़ का फक्कड़। मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा मेरी तरफ से कि आपके एक शब्द होता है मनोनीत, मुख्यमंत्री। हमारे पास में तब हमारा संविधान लागू नहीं हुआ, उससे पहले राजस्थान के 3 मनोनीत मुख्यमंत्री रहे हैं। 3 मनोनीत मुख्यमंत्री रहे हैं, है ना, मुख्यमंत्री रहे। और आप लोगों के फिर आप लोगों के निर्वाचित मुख्यमंत्री बने मार्च 1952 से। और आपको मालूम है कि आप लोगों के यहाँ पे प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री पंडित हीरालाल शास्त्री थे। बेटा कोई आपकी तरफ से कोई कमेंट हो, आपकी तरफ से कोई सुझाव हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। मेरे अंदर कोई आप लोगों को पढ़ाने में शैली से कोई परेशानी हो, कंटेंट से परेशानी हो, कम ज़्यादा हो तो मुझे आप मैसेज जरूर करें। मैं एक बहुत बहमी अध्यापक हूँ, ये मानिए आप लोग। विद्यार्थियों के लिए मैं हमेशा बहम करता रहता हूँ, क्या मालूम यार इनकी याद हुआ कि नहीं हुआ, क्या मालूम यार इनके याद हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए मैं आप लोगों पे मैं खुद बहमी हूँ, आप नहीं है, मैं बहमी आदमी हूँ, ये मान लीजिए आप लोग। और मैं बहम करता हूँ कि क्या पता है इनके समझ में आया कि नहीं आया। मैं मेरा बेस्ट देता हूँ। मुझे भी मालूम है कि मैं बहुत अच्छे पढ़ा रहा हूँ, सार गर्भित पढ़ा रहा हूँ। लंबे अनुभव के बाद वो शिक्षण सीख गया मैं, जिससे एग्जाम में मुझे विद्यार्थी को पास करवाना है। लेकिन फिर भी एक मैं भी विद्यार्थी की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, विद्यार्थी की तरह बातों को समझता हूँ कि मैं विद्यार्थी होता तो मेरे अंदर क्या जिज्ञासा होती, मैं क्या टीचर से पूछता। तो आप लोग कहीं भी कोई दिक्कत हो मुझे बता दें। क्लास खत्म होने के बाद या टॉपिक खत्म होने के बाद या सब्जेक्ट खत्म होने के बाद या सिलेबस खत्म होने के बाद शिकायत करना तो उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है, इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। तो आपके मनोनीत और निर्वाचित, तो मनोनीत और निर्वाचित मुख्यमंत्री, ये क्या मतलब हुआ कि पहले आपको मालूम है हीरालाल शास्त्री राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री रहे थे। फिर इलेक्शन हुए और इलेक्शन होने के बाद में टीकाराम पालीवाल है वो राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री हुए। लेकिन एक स्थिति ऐसी बनी बेटा कि हमारे पास जय नारायण व्यास है, एक बार मनोनीत रह चुके हैं। क्या कहा मैंने? जय नारायण व्यास है, वो जय नारायण व्यास है, वो एक बार मनोनीत रह चुके हैं। जय नारायण व्यास है, वो जय नारायण व्यास है, एक बार मनोनीत रह चुके हैं। जय नारायण व्यास है, वो क्या रह चुके हैं बेटा? वो मनोनीत रह चुके हैं। जय नारायण व्यास है, वो मनोनीत रह चुके हैं और बाद में वो क्या रह चुके हैं? निर्वाचित रह चुके हैं। तो राजस्थान के वो मुख्यमंत्री जो मनोनीत एवं निर्वाचित दोनों रहे वो आप लोगों के जय नारायण व्यास। एक समय नहीं रहे, जब मनोनीत का दौर चला तो उसमें 3 में जय नारायण व्यास शामिल हो गया और निर्वाचित का दौर चला तो टीकाराम पालीवाल के बाद ये दूसरे नंबर के निर्वाचित मुख्यमंत्री बन गए। तो राजस्थान के वो मुख्यमंत्री जो मनोनीत भी रहे और निर्वाचित भी रहे, तो आपके मनोनीत में निर्वाचित मुख्यमंत्री है वो यही रहे। मेरी बात को पूरी तरह क्लियर हुआ? इसके बाद चलते हैं अखंड भारत। ये पढ़ चुके हम लोग। डोनाल्ड फील्ड को एक पत्र लिखा, ये ध्यान रखें जोधपुर के गंगा सिंह जी ने, तो ध्यान रखें वो कहा कि बहुत ईमानदार है। उसके बाद ये हम लोग पढ़ चुके हैं। राजस्थान आंदोलन क्या, क्यों और क्यों नहीं, उत्तरदायी शासन संघर्ष, मार्च से संघर्ष। मैं आप लोगों को यहाँ रोकना चाहूंगा। मैंने जब आप लोगों को मैंने पढ़ाया था आप लोगों को प्रजामंडल आंदोलन, जब मैंने A to Z आप लोगों से बातें की हैं इसमें, कोई हाँ ध्यान रखें आप लोग, है ना, ये ध्यान रखें आप लोग। तो A to Z बातें मैंने आप लोगों से यहाँ की है। मैं फिर से एक बात को दोहराना चाहता हूँ। एक पुस्तक है हमारे पास में, मार्च से संघर्ष। मार्च से संघर्ष क्यों, मार्च से संघर्ष क्यों, मार्च से संघर्ष क्यों, मार्च से संघर्ष क्यों, ये हमारे पास एक पुस्तक है। और ये पुस्तक किसकी है? जय नारायण व्यास की है। जय नारायण व्यास की, जय नारायण व्यास की पुस्तक है और इसका नाम मार्च से संघर्ष है। एक हमारे पास संघर्ष क्यों, क्या पूछा आप लोगों से? संघर्ष क्यों, है ना। नहीं, एमसीक्यू नहीं हो पाएगा बेटा। एमसीक्यू टेस्ट आपको उपलब्ध करवा दिए टॉपिक वाइज, आप अपना क्लास पढ़ें और क्लास पढ़ने के बाद अपना एमसीक्यू टेस्ट दें, ठीक है। एमसीक्यू नहीं होगा, मैं क्लियर कर दूं आप लोगों को, बिल्कुल एमसीक्यू नहीं होगा। एमसीक्यू क्लास पढ़ा रहा हूं, उसके बाद एमसीक्यू प्रत्येक टॉपिक की मैंने टेस्ट, वो व्याख्या सहित, 4 ऑप्शनों की व्याख्या सहित मैंने आपको क्लास से पहले वो ऐड किए हैं, ताकि विद्यार्थी टॉपिक पढ़े और टॉपिक पढ़ने के बाद अपना टेस्ट दे, ठीक है। वो ध्यान रखें आप लोग। जो नहीं कर सकता वो मैं नहीं करूंगा। मार्च से संघर्ष क्यों, वो आप लोगों के जय नारायण व्यास हो गए, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। इसके बाद आप लोगों के केवल आपके संघर्ष क्यों, संघर्ष क्यों पूछेगा, ये अलग आ गई। संघर्ष क्यों, संघर्ष क्यों, ये आप लोगों के रणछोड़ दास गट्टानी की आ गई। किसकी आ गई? रणछोड़ दास गट्टानी, रणछोड़ दास गट्टानी। तो रणछोड़ दास गट्टानी है, ये ध्यान रखें आप लोग।
ये आप लोगों के हो गया संघर्ष क्यों। ठीक है, तीसरा पॉइंट बनता है गरीबों की आवाज। एक गरीबों की आवाज है, एक गरीबों की भोकलाट है। गरीबों की आवाज एक पुस्तक है जिसे गरीबों की आवाज कहते हैं। एक गरीबों की आवाज पुस्तक है और एक गरीबों की बौखलाहट है, दोनों पुस्तक अलग अलग है। एक गरीबों की आवाज और एक गरीबों की बौखलाहट। तो हमारे पास ये गरीबों की बौखलाहट है ना, बौखलाहट। तो आपकी गरीबों की बौखलाहट है, तो गरीबों की आवाज और गरीबों की बौखलाहट दोनों पुस्तकें अलग अलग है। ये आपका सेकंड ग्रेड में पूछा गया गरीबों की आवाज, तो गरीबों की आवाज है वो तो गणेश जी के पास जाएगी। तो गणेशी लाल उस्ताद, गणेशी लाल उस्ताद है, इनकी पुस्तक का नाम क्या है आप लोगों के, गरीबों की आवाज। और गरीबों की जो बौखलाहट है बेटा, वो आप लोगों के मारवाड़ लोक प्रजा परिषद, मारवाड़ लोक प्रजा परिषद, ये ध्यान रखें आप लोग, उसकी पुस्तक है, इस बात का मालूम होना चाहिए। फिर मैंने कहा आप लोगों से कि इन्होंने सामंत शाही का विरोध किया, इस बात ध्यान रखें। मारवाड़ परजमल की स्थापना करके इन्हें सिवाना दुर्ग बालोतरा में इन्हें बंदी बनाया गया था। क्या मेरी बात को समझ पाए बेटा आप लोग अच्छी तरीके से? किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दें आप लोग। ठीक है, आगे चले। हमारे पास अगला नाम आता है गोपाल सिंह खरवा। जरा देखिए, गोपाल सिंह खरवा, एक्चुअल में ये गोपाल सिंह जी खरवा हैं। ये आप लोग खरवा एक ठिकाना पड़ता है, ये आपको मालूम है। मैंने एक चीज बताई थी, आपको याद होगा कि ये जन्म तो हमारे पास में केसरी सिंह बारेट का जन्म हमें आता है, आता नहीं आता? तो केसरी सिंह बारेट है, ये है, और यहां पे गोपाल सिंह खरवा, दोनों ने मिलकर 1910 में एक वीर भारत सभा की स्थापना की। किसकी बात की? वीर भारत सभा। वीर भारत सभा की स्थापना की, इसका मतलब दोनों मित्र हैं, साथ साथ काम कर रहे हैं। तो साथ साथ काम कर रहे हैं, तो दोनों का जो जन्म है वो जन्म भी 1872 में हुआ, केसरी सिंह बारेट का भी और गोपाल सिंह खरवा का भी। ठीक है, पहले पढ़ा चुका हूं। एक्चुअली में ये जो खरवा है, ये आप लोगों का खरवा अजमेर का एक ठिकाना का नाम है। खरवा क्या है? खरवा, ये खरवा है एक अजमेर के एक ठिकाने का नाम है। अजमेर, अजमेर का ठिकाना, अजमेर का ठिकाना, अजमेर का जो ठिकाना है, अजमेर का जो ठिकाना है वो ध्यान रखें आप लोग, खरवा है। तो खरवा कहाँ का ठिकाना है? खरवा एक अजमेर का ठिकाना है, वहां के रहने वाले थे। यहाँ पे विजय सिंह पथिक साहब आए, और विजय सिंह पथिक साहब आके वो दोनों यहाँ पे सशस्त्र क्रांति की योजना बना रहे हैं कि भाई ऐसा सशस्त्र क्रांति, उसके लिए युवक तो तैयार करें, और सशस्त्र क्रांति की योजना ये विजय सिंह पथिक के साथ बना रहे हैं। दो ध्यान रखना, मैंने यहां विजय सिंह पथिक लिखा है, वहां पे अलग केसरी सिंह बारेट लिखा है, दोनों बातों में अंतर समझ लेना। विजय सिंह पथिक है और प्लस में यहां पे खरवा साहब है, ये दोनों लिखा है, यहां पे मैंने आप लोगों के केसरी सिंह बारेट लिखा है। जब वीर भारत सभा की स्थापना होगी, तो वीर भारत सभा की जब स्थापना होगी तो स्थापना करने वाले हमारे पास में केसरी सिंह बारेट और ध्यान रखें गोपाल सिंह खरवा है। यहां पे वीर भारत सभा नहीं है, यहां पे सशस्त्र क्रांति है। सरकार को पता लगा, सरकार को पता लगा तो दोनों को उठा के टोडगढ़ जेल में डाल दिया। कौन जेल में डाल दिया? टोडगढ़ जेल। और ये टोडगढ़ जेल है, ये कहां है? ब्यावर में। अब आपके नए जिलों में ब्यावर में गई, तो टोडगढ़ जेल ब्यावर है, उसमें इन्हें गिरफ्तार करके डाल दिया गया है ना बेटा। टोडगढ़ जेल है ब्यावर, टोडगढ़ जेल ब्यावर में इनको गिरफ्तार करके डाल दिया गया। जब डाल दिया गया तो दोनों के दोनों फरार हुए। तब फरार हुए तो ये पकड़ में आ गए, है ना, फरार हुए तो ये पकड़ में आ गए और इन्हें फांसी दे दी गई गोपाल सिंह खरवा को। और ये विजय सिंह पथिक, जिनका नाम भूप सिंह था, ये यहां से चले जाते हैं, और चले जाके आपको मालूम है कि ये बिजोलिया से जुड़ जाते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। दूसरा, केसरी सिंह बारेट से क्या संबंध रहा है इनका? केसरी सिंह बारेट ने जो आप लोगों के चेतावनीरत चुंगटिया है, मैंने आपको बताया था, याद कीजिए आप लोग, चेतावनीरत चुंगटिया, है ना, जो डिंगल शैली में 13 सोरठे थे, और वो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह दिल्ली दरबार में जा रहे हैं, उन्हें रोकने के लिए लिखे थे। और मैंने केसरी सिंह बारेट में समझाया है आप लोगों को, याद कीजिए। पग पग भमा पहाड़ धरा छोड़ राख्यो धर्म, महाराणा रे मेवाड़ हृदय वास्युरिंद। पग पग भमा पहाड़ धरा छोड़ राख्यो धर्म, महाराणा रे मेवाड़ हृदय वास्युरिंद। ये आपका पहला सोरठा है कि मेवाड़ के महाराणाओं ने अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए उन्होंने अपने जीवन को पहाड़ों में बिताया, और महाराणा रे मेवाड़ हृदय वास्युरिंद, इसलिए मेवाड़ के महाराणाओं का, है ना, जो मेवाड़ के महाराणा है वो हिंदुस्तान के वासियों के हृदय में विराजमान है। तो उन्हें जो भेंट करने का काम किया महाराणा को, ये गोपाल सिंह खरवा के द्वारा ही किया गया। और दो संस्था इनकी, एक राजपूत आप लोगों के छात्रावास की स्थापना और एक वीर भारत सभा की स्थापना। एक राजपूत आप लोगों के छात्रावास की स्थापना, एक वीर भारत सभा की स्थापना।
दो बातें क्लियर हुई। एक तो 1907 में राजपूत छात्रावास की स्थापना हुई, एक आपके 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना। इस बात को ध्यान रखें और क्लियर हुआ हमारे पास में, ये चीजें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए अच्छी तरीके से। आगे अपन लोग बात करते हैं आप लोगों को साधु सीताराम दास। देखिए बेटा, साधु सीताराम दास की अगर अपन लोग बात करते हैं तो ध्यान रखना आप लोग, साधु सीताराम दास, ये साधु सीताराम दास आप लोगों की, तब मैंने आपको विजोलिया किसान आंदोलन आप लोगों को पढ़ाया था, है ना। विजोलिया जो किसान आंदोलन है वो आपको पढ़ाया था, तो मैंने आपसे कहा था कि साधु सीताराम दास और विजय सिंह पथिक दो लोग थे। एक कहानी सुनेंगे आप लोग। विजय सिंह पथिक और साधु सीताराम दो लोग थे, तो आपका यहाँ पे विजय सिंह पथिक था, बहुत ध्यान रखना आप लोग। विजय सिंह पथिक, हालांकि मैं आपको बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ा चुका हूं। ये जो हमारे पास विजय सिंह पथिक था, क्या था हमारे पास? विजय सिंह पथिक। एक तो नाम हमारे पास विजय सिंह पथिक हो गया, और दूसरा हमारे पास में नाम हुआ, वो ध्यान रखें आप लोग, विजय सिंह पथिक के साथ साथ दूसरा जो नाम है हमारे पास में वो साधु सीताराम दास था। साधु सीताराम दास था, आना ध्यान रखें आप लोग। तो हमारे पास विजय सिंह पथिक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो विजय सिंह पथिक है, इनका जन्म आप लोगों के 1800 और आप लोगों को कब हुआ? 82 में हुआ। ये दो लोग थे, इसका मतलब दो प्लस करेंगे तो हमारे पास साधु सीताराम दास का जन्म 1800 आप लोगों के 84 में हुआ। क्लियर? हमारे, हालांकि विजय सिंह पथिक है, ये आप लोग बाद में आएंगे। साधु सीताराम दास है, ये एक आपके पुस्तकालय की नौकरी करते हैं, और पुस्तकालय की नौकरी छोड़कर ये 1913 है, 1913 में ये आंदोलन से जुड़े। 1913 में ये आंदोलन से जुड़े, है ना, आंदोलन से जुड़े। 1913 में ये आंदोलन से जुड़े। कब जुड़े? 1913 में ये आंदोलन से जुड़े, पॉइंट नंबर ये। ठीक है। इसके बाद में आपको मालूम है कि ये साधु सीताराम दास से मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, एक विद्या प्रचारणी सभा। एक्चुअली में ये बेटा जो हमारे पास में विद्या प्रचारणी सभा है, ये विद्या प्रचारणी सभा को ऐसे समझेंगे आप लोग, फिर दोबारा रिपीट कर दूं क्योंकि यहां से 100% आप लोगों का सवाल आने वाला है और विद्यार्थी इसको गलत करेगा, मेरा वादा है। विद्या प्रचारणी सभा में दो बातें इंपॉर्टेंट। एक तो आप लोगों के, यदि इसकी स्थापना पूछे आप लोगों से कि स्थापना 1911 के आसपास हुई थी, 1911-12 में, तो वो स्थापना आप लोगों के चित्तौड़ में हुई, और इसके संस्थापक आप लोगों के हरिभाई किंकर थे। यानी स्थापना कहां हुई? चित्तौड़ में। पहले अच्छी तरीके से इस बात समझेंगे, स्थापना कहां हुई? चित्तौड़ में, और इसके संस्थापक रहे वो आप लोगों के हरिभाई किंकर रहे। स्थापना कहां बेटा? आपके संस्थापक है, वो संस्थापक आप लोगों के हरिभाई किंकर रहे। हरिभाई किंकर रहे, हरिभाई किंकर रहे। तो हरिभाई किंकर है, ध्यान रखें आप लोग, ये इसके क्या हो गए? आप लोगों के संस्थापक हो गए, ये ध्यान रखें आप लोग, संस्थापक हो गए हरिभाई किंकर। अब यहां वेरी इंपॉर्टेंट दूसरी बात कि हमारे पास आप लोगों बात करें तो हरिभाई किंकर हो गए। दूसरी बात इंपॉर्टेंट, यहीं अगर इसकी उप ब्रांच की बात करें, यानी उप शाखा, किसकी बात करें? उप शाखा, तो हमारी इनकी जो उप शाखा है वो ध्यान रखें आप लोग, वो कहां हुई है? आप लोगों के बिजोलिया में। तो बिजोलिया में जो ब्रांच है उसके संस्थापक साधु सीताराम दास हैं, इस बात को आप लोग ध्यान रखें। साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास, इस बात को आप लोग अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा लें। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोगों को? ये आप लोग कौन हो गए? साधु सीताराम दास। विजय सिंह पथिक साहब के 2 साल बाद में जन्म हुआ, बाकी इनका बिजोलिया किसान आंदोलन से क्या रिलेशन रहा है वो सब हम लोगों ने बात आप लोगों से किसान आंदोलन में की है बेटा। क्लियर? अब देखिए हमारे पास नाम आता है सेठ दामोदर दास राठी। सेठ दामोदर दास राठी साहब, जरा देखिए हमारे पास बेटा सेठ दामोदर दास राठी हैं। इनको समझें आप लोग, ये बहुत बड़े पैसे वाले हैं, वो व्यवसायी हैं, और इन्होंने पैसा दिया भी था, और इन्होंने ये भी कहा था कि भारत माँ की है वो गुलामी की बेड़ियाँ टूटनी चाहिए। भारत माँ की आप लोगों की गुलामी की बेड़ियाँ टूटनी चाहिए, ये ध्यान रखें आप लोग, है ना। पैसे की धन की कमी कहीं बाधक नहीं आएगी। जरा देखिए, एक तो इनका जो जन्म है वो जन्म आप लोग पोखरण में हुआ 1884 में, और मैंने आपको यह कहा था कि साधु सेठ नहीं होते, साधु होते हैं वो सेठ नहीं होते, ध्यान रखें आप लोग। तो साधु सीताराम दास और सेठ दामोदर दास राठी दोनों का जन्म 1884 में हुआ। ये इनका जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म पोखरण में हुआ बेटा। कहाँ हुआ? पोखरण में। और पोखरण कहाँ पड़ता है? आप लोगों के जैसलमेर में। पोखरण कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में। पोखरण जैसलमेर में इनका जन्म हुआ। व्यवसायी थे, व्यवसाय के लिए कहाँ आ गए? ब्यावर आ गए। कहाँ गए? ब्यावर आ गए, और ब्यावर को इन्होंने अपनी कर्मस्थली बना ली, है ना।
ब्यावर। जो आपके सूती वस्त्र मिल है उनसे भी इनका परिवार रिलेशन रहा है, ब्यावर। इनकी ब्यावर है, ये कर्मस्थली बन गई। और कर्मस्थली बनने के बाद दो महत्वपूर्ण संस्था इनके द्वारा खोली गई। जब पैसा नहीं है तो पैसा है तो सनातन धर्म स्कूल और नव भारत विद्यालय, दो संस्था है, पक्का पूछ सकता है आप लोगों से। सनातन धर्म स्कूल, सनातन धर्म स्कूल और नव भारत विद्यालय, सनातन धर्म स्कूल व नव भारत विद्यालय, सनातन धर्म स्कूल व नव भारत विद्यालय, सनातन धर्म स्कूल व नव भारत विद्यालय। तो सनातन धर्म स्कूल व नव भारत विद्यालय है, ये ध्यान रखें आप लोग। सनातन धर्म स्कूल व नव भारत विद्यालय, इसके क्या रहे, ये संस्थापक भी रहे। पैसे की कमी कहीं बाधक नहीं आएगी, पैसे की कमी है वो पैसे की कमी कहीं बाधा नहीं आएगी, पैसे की जो कमी है उस पैसे की कमी में कहीं बाधा नहीं आएगी। जो पैसा है इन्होंने कहा कि पैसे की कमी में कहीं बाधा नहीं आएगी, भारत माँ की गुलामी की बेड़ियां टूटनी चाहिए, है ना, कि धन की कमी कहीं बाधक नहीं होगी। धन की कमी, धन की कमी है वो धन की कमी कहीं बाधा नहीं बनेगी, धन की कमी है वो कहीं बाधा नहीं बनेगी, कहीं बाधा नहीं बनेगी। धन की कमी है कहीं बाधा नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। धन की कमी है वो कहीं बाधा नहीं बनेगी। भारत माँ की गुलामी की बेड़ियां टूटनी चाहिए। भारत माँ है, भारत माँ की गुलामी की बेड़ियां टूटनी चाहिए। भारत माँ की गुलामी की बेड़ियां, भारत माँ की गुलामी की जो बेड़ियां हैं वो बेड़ियां टूटनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। और इन्होंने सशस्त्र क्रांति में बड़ा योगदान दिया था, इसलिए इन्हें सशस्त्र क्रांति की हम लोग भामाशाह भी कहते हैं। इन्हें सशस्त्र क्रांति का हम लोग भामाशाह भी कहते हैं, इस बात ध्यान रखें। सशस्त्र क्रांति का भामाशाह भी इन्हें कहते हैं, है ना, सशस्त्र क्रांति का भामाशाह भी इसे कहते हैं, भामाशाह भी कहते हैं, इस बात को ध्यान रखें। भामाशाह भी इसे कहते हैं, है ना, ये ध्यान रखें आप लोग। तो इन्होंने कहा कि भारत माँ की गुलामी की जो बेड़ियां हैं वो टूटनी चाहिए, धन की कमी कहीं भी बाधक नहीं होगी, है ना। भारत माँ की गुलामी की बेड़ियां टूटनी चाहिए, धन की कमी कहीं भी बाधक नहीं होगी। क्या मेरी बात को समझ गए आप लोग? भारत माँ की गुलामी की बेड़ियां टूटनी चाहिए, ठीक है। तो भारत माँ की गुलामी की बेड़ियां टूटनी चाहिए, धन की कमी कहीं बाधक नहीं होगी, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। सेठ दामोदर दास राठी, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सशस्त्र क्रांति, वो आ गया ना मैं आप लोगों के, सशस्त्र क्रांति का भामाशाह। तो भामाशाह आप लोगों के कई हैं, एक कांग्रेस का भामाशाह भी है, मेरे जुबान पे नहीं आ रहा। तो भामाशाह आप लोग क्रांति के अलग हो गए, राजस्थान के अलग हो गए, सशस्त्र, देखो आपके आ गए क्लियर। आप देखो आराम से, आप लोगों को मैं फिर कह रहा हूं कि आपको नोट्स नहीं बनाने, किसी बच्चे को नोट्स नहीं बनाने। आप जिस भर्ती की स्पेशल तैयारी कर रहे हैं उस भर्ती के नोट्स मंगवा लें, या आप लोग स्पेशल सब्जेक्ट वाइज मंगवाना चाहते हैं सब्जेक्ट वाइज मंगवा लें। लेकिन आपके टेबल पे होंगे तो मैं विश्वास कीजिए कि कई गुणा आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा। वरना आपके अगर यही नोट्स आपके टेबल पे होते, आपके सामने होते, तो आप खुद सोचो कितना कॉन्फिडेंस के साथ आप और ज्यादा पढ़ते। आप नोट्स बनाएंगे, आप नोट्स मत बनाना, मैं पहले रोक रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि नोट्स बनाने में आपको वक्त लगेगा, नोट्स बनाते बनाते आपका समय निकल जाएगा, ना आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर पाएंगे, ना आप रिवीजन कर पाएंगे, आपका समय निकल जाएगा। ये बात विशेषकर ध्यान रखें, मैं जो कह रहा हूं उसको पल्ले के गांठ बांध ले, जो मैं कह रहा हूं वो आपको करना है, बस उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। क्लियर हुआ आपके पास? कोई दिक्कत किसी प्रकार की आप लोगों को, कोई समस्या आप लोगों को? ठीक है, और बताओ कैसे आप लोग, सब अच्छे हैं? चलिए, तो आप सभी को थैंक यू। कोई आपका सुझाव हो तो वो मुझे अवगत करवा दे आप लोग, है ना। आपका कोई सुझाव हो तो मुझे जरूर अवगत करा दे आप लोग बेटा। आपका कोई भी सुझाव आए तो मुझे जरूर अवगत करा दे आप लोग। टॉपिक कल पूरा ही होगा, आज नहीं होगा, नेक्स्ट क्लास में होगा, है ना। आपको थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को, राम राम साहब।